गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं कवर करने क्लास 8th का थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, जहाँ की मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है। तो आप एक बात को याद रखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको वेटेज रहता है किसी भी टाइप के पीसीएस एग्जामिनेशन में एंड इवन यूपीएससी में, बिकॉज इट इज़ हैविंग मोर वेट। इसलिए हम थोड़ा इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से जिस पोटेंशियल और ओरिएंटेशन के साथ एनसीईआरटी ये स्टूडेंट्स को समझाना चाहती है, ठीक वैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर पकड़ बने। तो टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ रूलिंग द कंट्री साइड। इसका मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, रूलिंग द कंट्री साइड। रूलिंग कहने का मतलब ये है कि हाउ दे वर गवर्निंग, कंट्री साइड मतलब अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग पार्ट में किस तरीके से वो लोग का गवर्नेंस था, स्पेशली होम कॉलोनियल पीरियड का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इंडियन गवर्नेंस उस समय काम कर रहा था। तो लेट्स मूव अहेड। जो पहला सब टॉपिक है, देखिए ये फिगर, मैंने उस समय भी आपको बताने की कोशिश किया था कि ये जो फिगर हुआ करता था कहीं ना कहीं इफ़ दे वर डिपिक्टिंग द किंग, तो वो किंग के प्रेस्टाइज को शो करता था। बट इफ़ दे आर इंडिकेटिंग समथिंग एल्स रिगार्डिंग दियर ओन नेशन, तो ये उनके डोमिनेशन का भी कहीं ना कहीं वो शो करता था कि किस तरीके से पिक्चर के माध्यम से भी वो अपने डोमिनेंट स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते थे, ताकि जो भी इन आर्ट्स के पीछे जाए, इन पिक्चर के पीछे जाए, तो वो ही उसके अंदर ये साइकोलॉजी डेवलप हो कि द ब्रिटिशर्स वर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू एनी नेशनल्स। यहाँ पर देखिए फिगर 1 क्या कह रहा है। रॉबर्ट क्लाइव accepting the Diwani of Bengal, Bihar, Orissa from Mughal ruler in 1765। यहाँ पर औरंगजेब साहब हैं। तो 1765 में व्हाट दे आर डूइंग, इनको दीवानी मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि इनको दीवानी क्यों मिल रहा है, व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन दिस। तो आपने जिस तरीके से पिछले क्लासेस में देखा कि एक्चुअली ये लोग को ये बात समझ में आ गया था कि अगर किसी टाइप का रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, देन दे हैव टू एंटर इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। और वो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में घुसने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनको चीज़ समझ में आ रहा था वो ये था कि इफ़ दे विल बिकम द दीवान, they will be also at a good position to collect the revenue, because trade was one of the important objective of these people। ट्रेड इनका वो था। अब इनको लगा कि नहीं, ट्रेड को भी रखने के लिए हमें आगे मूव करना पड़ेगा। ये लोग आगे मूव कर जाते हैं। अब देखिए कैसे ये दीवान बन करके धीरे धीरे होल गवर्नेंस आइडिया में और एक दिन रूलर बन जाते हैं। हम लोग आगे मूव करते हैं। द कंपनी बिकम्स द दीवान ऑन 12th अगस्त। आप याद रखिएगा, मैं हमेशा बोला हूँ, योर ऑब्जेक्टिव इज टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एंड एट द सेम टाइम टू डेवलप योर IQ विथ सोशल साइंसेस रैशनलिटी। इसमें आपको वहाँ के चीज़ों को समझते रहना है। यू जस्ट इमेजिन इन दैट कंटेक्स्ट, यू रिमेंबर द थिंग दैट आपको ये सोचना है कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, बीट PCS, बीट IAS और बीट अवेयर्ड सिटीजन हूँ। किस तरीके से वहाँ का सिचुएशन काम कर रहा है, उसके हिसाब से जब सोचिएगा तो आप अच्छा समझ पाइएगा। इसके साथ आपको विशेष ध्यान देना है फैक्ट्स पे और कंसेप्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 12th अगस्त 1765 मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल। किसको दीवान अपॉइंट कर रहा है? मुगल। तो एक चीज़ देखिए, मुगल एम्पायर अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ द बंगाल। कब? 1765 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव टेंट विथ
a few Englishmen and Indians as witness, but the painting above the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable event of in Clive's life. The grant of Diwan clearly was one such event of British imagination. ये क्या है आप शो कर रहे हैं? जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि वो अपनी प्रशस्ति, वो अपनी रिकॉग्नाइजेशन, फॉल्स रिकॉग्नाइजेशन आई विल से, को हर माध्यम से शो करना चाहते थे कि दे आर कल्चरली, दे आर रैशनली सारे रूप से सुपीरियर हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर्स. द सेम थिंग दे आर ट्राइंग टू डिपिक्ट हेयर फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो. क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेज़ों का ये सोचना था कि हम किसी तरीके से यहाँ के गवर्नेंस में घुसे, यहाँ के पॉलिटिक्स में घुसे, एंड दिस इज़ बिकमिंग ट्रू दिस. इसीलिए उन्होंने इन स्पीकर को बनवाया. आगे हम लोग बढ़ते हैं. एज दीवान अ कंपनी बिकम द नेशनल चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. उन्होंने सबसे पहले क्या किया? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? That means they were becoming the sole authority to govern the financial administration of the nation. दीवानी यही लोग करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन. अब ये चीफ हो गए आप, मतलब कि हेड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए. तो सोचिए किस तरीके से, और जो भी इंस्टीट्यूशन फाइनेंस कंट्रोल करती है, इनडायरेक्टली इट कंट्रोल्स एवरीथिंग. तो आप इनके लॉजिक को समझिए कि हाउ दे वर लॉजिकली प्लेइंग विद द इंडियन गवर्नेंस. आगे मूव करते हैं हम लोग. नाउ इट हैड टू थिंक द एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग रेवेन्यू रिसोर्सेस. रेवेन्यू रिसोर्सेस जो था, इसको ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसको बेहतर तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. क्यों? क्योंकि अब कंपनी पहले से ज़्यादा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, बिकॉज दे आर गवर्निंग द रेवेन्यूज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो. तो इनको डेफिनेटली ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत है, ज़्यादा लोग की भी ज़रूरत है. अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाई द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड. तो एक दीवानी भी राइट मिल गई है, और ये जो पहले कंपनी ट्रेड का काम कर रही थी वो भी हो गया. थर्ड थिंग, व्हाट दे आर ट्रेडिंग, जो यूरोपियन मार्केट का डिमांड है उसको. आगे मूव करते हैं हम लोग. ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ कॉशन, सम कॉशन. बीइंग एन एलियन पावर, इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु in the past had ruled the countryside and enjoyed the authority prestige. Those who held the local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. देखिए, यही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उनका गवर्न करने का. ये धीरे धीरे जो यहाँ के लोकल रूलर थे और दोज हु वर रूलिंग बिफोर ब्रिटिशर्स, उनको पूरा का पूरा हटाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि विद्रोह हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएगी. उनको धीरे धीरे साइड कर रहा है, एक साइड कर रहा है, ताकि उनको नलीफाई कर दिया जाए, उनके पावर को, उनके पोजीशन को, और ये खुद रूल कर सके. हाउ वाज दिस टू बी डन? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of the people, produce of the crops it wanted. What this indicating? This indicating ये जो पैराग्राफ है, ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए हमें कैसे कॉलोनियल बनाया जा रहा है विद दिस प्रोसेस. तो ये रीडिफाइन द राइट्स ऑफ द पीपल. व्हाट दिस मीन? दिस मीन्स दैट व्हाट दे आर डूइंग, कि हमारे जो लोग थे, जो रूलर थे, उनके राइट्स को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है. जैसे ट्राइबल राइट्स था, तो ट्राइबल के जो किंग थे उनके राइट्स को एकदम ख़त्म कर दिया गया था, उनके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को ख़त्म कर दिया गया था, अपना गवर्नेंस ला दिया गया था. ठीक इंडियन रूलर्स के साथ भी हो रहा था, इंडियन पीपल के साथ हो रहा था. प्रोड्यूस भी, आप कैश क्रॉप की तरफ हम लोगों को धकेल दिया गया था,
कॉफ़ी का प्लांटेशन कीजिए, टी का प्लांटेशन कीजिए, ये कब हो रहा है आपने देखा ऊपर 1764 में। अब ये जब ये चीज़ें जो इंडिकेट हो रहा है प्लांटेशन एंड चेंज एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द अर्ली 18th सेंचुरी 1790। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा बिकॉज फैक्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। आगे हम लोग मूव करते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से काम कर रहा है। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ itself primarily एज ए ट्रेडर। अभी क्योंकि ये 1765 के समय में पा रहे हैं, तो ये देखना ये चाह रहे हैं कि अभी तो हम लोग आराम से स्टिल दे आर इन द मोड ऑफ ट्रेडर ओनली। ये बात याद रखिएगा, स्टिल दे आर इन द मोड ऑफ ट्रेडर ओनली। उसके बाद हम लोग जब मूव करते हैं, सॉरी वो 1765 था, नॉट 1764। 1764 में तो एक्चुअली बक्सर वाला युद्ध होता है। तो आगे मूव करते हैं हम लोग कि 1765 में इट वांटेड a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection। ये क्या सोच रहे हैं, अभी ये इनका माइंडसेट वैसा डेवलप नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे देखिएगा किस तरीके से ये कर रखते हैं। अभी ये इस स्टेज पर हैं कि हमारे पास पैसे तो आए बट रेगुलर सिस्टम नहीं अभी डेवलप करना चाह रहे हैं। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड and buy the fine cotton silk clothes as cheaply as possible। ये देखिए, फाइन कॉटन एंड सिल्क, और जितना सस्ता से सस्ता मिल सके इसीलिए इसको ड्यूटी फ्री करा देते हैं लोग। बाय दिस राइट विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ द गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। इसको देखते हुए आप देख रहे हैं कि 5 साल के अंदर जो कंपनी का वैल्यू है गुड्स का बॉट करने का, खरीदने का, डबल कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड्स एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल could finance the purchase of goods and exports। आप इस चीज को समझिए, पहले क्या था कि जब ट्रेडिंग हो रही है तो ट्रेड में एक्सचेंज होता है। ट्रेड में एक्सचेंज हो रहा था तो हमारे यहाँ पर जो सिल्क और कॉटन था यहाँ से हम लोग भेज रहे थे, तो उसके बदले में हमें गोल्ड और सिल्वर मिल रहा था। बट नाउ कंपनी को क्या कर रहा है, दीवानी होने की वजह से वो ऑलरेडी इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर ले रहे हैं कि उसी रेवेन्यू से वो अपना गुड्स भी भेज ले रहे हैं और इन रिटर्न फिर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा जो रिजर्व है, मॉनेटरी रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स करेगा और इसका इफेक्ट डायरेक्ट जो वेल्थ इकोनॉमी ऑफ द नेशन है उस पर असर करेगा। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices। देख रहे हैं किस तरीके से बंगाल का इकोनॉमी डाउन हो रहा है। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them। और दीवानी दे दिया गया था उनको, तो जितना चाहते थे उतना वो पैसा मांगते थे। पीजेंट्स उस तरीके से दे वर नॉट इन द पोजीशन टू गिव देम जितना मांग रहे हैं उतना। आर्टिसंस प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन। अब देखिए, आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हमारा डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा अब यहाँ से, क्योंकि एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, एग्रीकल्चर हमारा मेन इकोनॉमिक बेस था। और उस समय के जो इंडस्ट्री थे छोटे मोटे आर्टिसंस का, वो भी हमारा कहीं ना कहीं हेल्प करता था, लेकिन उसको कोलैप्स करा रही है ये सिचुएशन। और एक कोलैप्स होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जब अगर एग्रीकल्चर कोलैप्स होगा पूरी इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal, about 1/3 of the population wiped out। देखिए, इनके इस चाल से हमारे 10 मिलियन पीपल जो हैं उनका मतलब शहीद हो गए। आगे हम लोग मूव करते हैं
वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर कल्चर। जो लोग ये मरे हैं, ये याद रखिएगा, समवेयर दे वर द सिटीजन ऑफ द नेशन एंड डेफिनेटली दे वुड हैव रेसिस्टेड दोज एट्रोसिटीज, बट दे वर नॉट इन द पोजिशन। हमारे पास उतनी अच्छी लीडरशिप नहीं थी, हमारे पास उतनी अच्छी समझ नहीं थी, जिसकी वजह से वो हुआ। सो दे आर शहीद। आगे बढ़ते हैं। अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। ये देखिए एक फिगर दिया गया है कि आप वीकली मार्केट को डिपिक्ट कर सकते हैं इससे। पीजेंट्स एंड आर्टिसंस ऑफ द रूरल areas regularly came to the weekly markets to sell their goods and buy what they needed. These markets were badly affected during the time of economic crisis. आप देखिए किस तरीके से जो सिचुएशन बदला है, डैट मीन्स इकोनॉमिक गवर्नेंस बदला है। तो ये जो रूरल मार्केट होता था वो भी कोलैप्स किया है, इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया है। ये क्या इंडिकेट करता है कि द कॉमन मास मार्केट, the common people were being affected by these policies. आगे हम लोग मूव करते हैं। नीड और टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने के लिए किस तरीके से कंपनी चलती है। कार्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। परमानेंट सेटलमेंट यानी कि 1793 के समय कौन है यहाँ पे? कार्नवालिस। याद रखिएगा इनको, ये क्वेश्चन बहुत बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। इफ द इकोनॉमी वाज इन ruins, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ रेवेन्यू इनकम? नो। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास रेगुलर इनकम का कोई और सोर्स था, तो डैट वाज रेवेन्यू एग्रीकल्चर ओनली। क्योंकि 1765 के समय में हमारा उतना माइनिंग नहीं हो रहा था, डैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं था। एंड एट द सेम टाइम 1765 के समय में हमारे यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं चल रहा था। टर्शियरी सेक्टर नहीं था उतना ज़्यादा फ्लरिश कि सर्विस सेक्टर में उतना ज़्यादा आप इकोनॉमी जनरेट कर सकें। तो प्राइमरी सेक्टर डैट मीन्स एग्रीकल्चर, आर्टिसंस वर्क, पोल्ट्री, ये तीनों इम्पॉर्टेंट थे। वो भी पोल्ट्री काफ़ी मतलब सब्सिस्टेंस के लिए, जस्ट फॉर द मतलब ये कह सकते हैं कि फैमिली के पर्पस को, न्यूट्रिशन को फुलफिल किया जाए, बस उसके लिए था। तो क्या इंपॉर्टेंट बच गया? एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स बिगैन टू फील द इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। अब इनको रेगुलर प्रॉफिट चाहिए था, तो ये लोग को अब समझ में आ रहा था कि हाँ भैया, हम लोगों को तो अब एग्रीकल्चर को बूस्ट करना पड़ेगा। हाउ डज दिस हैपन? अब हाउ डज दिस टू बी डन, ये कैसे कर रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। After 2 decades of the debate on the question, the company finally introduced the idea of permanent settlement. उस समय देखे कोई परमानेंट एग्रीमेंट के तहत नहीं आना चाह रहे थे। अब इनको जब क्राइसिस हो गया 1764 से 1793 में हम लोग को बर्बाद कर दिए, तो फिर इनको याद आ रहा है कि अरे एग्रीकल्चर को बूस्ट करना चाहिए। तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए फिर अपने स्ट्रेटजी का क्या लाते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। विच एरिया? तो बंगाल के लोकेशन में। अब देखते हैं कि बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। यहीं पर देखिए आता है कि कब ये रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं? तो राजा एंड तालुकदास जमींदार के रूप में 1793 में देखे जाने लग रहे हैं। इनको नॉमेनकल्चर या उनकी प्रैक्टिस को चेंज कर रहा है। they were asked to collect the land rent from the peasants and to pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently, that is not to be increased ever in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land, since the revenue demanded of the state would not be increased. The zamindar would benefit from the increased production of the land. अभी यहाँ की जो प्लानिंग है आप देखिए, they are never talking about the benefit of the peasants, tenants. They are talking about the benefits of the zamindars, so that कि वो उनके खास बने रहें। और ये सोच रहे हैं। एक और चीज़, why that was called permanent settlement, क्योंकि इनसे परमानेंट रखने से क्या है कि इनको एक चीज़ का फ़ायदा है कि they will be able to
नो कि हाँ कितना रुपया हमें आएगा इन द एंड ऑफ द ईयर, तो इसीलिए वो परमानेंट सेटलमेंट उधर कर दिए कि हम एटलीस्ट पता रहे। एंड दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरीके से और रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। अब इसका प्रॉब्लम क्या था परमानेंट सेटलमेंट का? The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered the zamindars who were not in fact investing in the improvement of the land. जमींदार्स क्या कर रहे हैं? They were not interested in improvement of the land. क्यों? इसके पीछे कारण है, कारण नीचे दे रखा है। Let's see. The revenue had been fixed was so high that जमींदार्स found it difficult to pay. जो रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा हाई है कि जब पीजेंट्स ही नहीं उससे चुका पाएगा तो ज़मींदार कहाँ से चुका पाएगा? Anyone who failed to pay the revenue lost his जमींदारीज. Numerous जमींदार्स were sold off at auctions organized by the company. जो नहीं चुका पाते थे ज़मींदार, उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और कितने के जो वो थे वो नीलामी कर दी गई थी ज़मींदारों के। आगे हम लोग मूव करते हैं। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th century द सिचुएशन चेंज्ड। डैट मीन्स द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th century 1890 सिचुएशन बदल रहा है। द प्राइस ऑफ द मार्केट रोज, द कल्टिवेशन स्लोली एक्सपैंडेड। दिस meant an increase in the income of the zamindars but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently. इन्हें एक चीज़ और भी ऑब्जर्वेशन करने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो प्राइसेस है वो तो बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम कल्टीवेशन स्लो है और इंक्रीज इन जमींदार का इनकम बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम जो इन लोगों ने फिक्स किया था रेवेन्यू उतना आ नहीं पा रहा है। तो दिस वाज अगेन द चैलेंज। इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट in improving the land. Some had lost their lands in the earlier years of the settlement. Others now saw that the possibility of earning without the trouble and risk of investment, as long as the zamindars could give out the lands to the tenant and get rent, they were not interested in improving the land. ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे थे कि जब इनको पता है कि अगर हम नहीं चुका पाएंगे तो मेरे से छीन लिया जाएगा और उतना कलेक्शन नहीं हो सकता बिकॉज द जो फिक्स किया गया है अमाउंट दैट इज़ वेरी हाई, तो हम क्यों और अपना पैसे लगा के करें? इससे बढ़िया ये है कि हम कमाते रहें और इन्वेस्ट ना करें। इससे क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर की क्वालिटी था वो कोलैप्स कर गया बिकॉज दे वर नॉट एबल टू इनोवेट द आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर, नॉट सस्टेनेबली दे वर एबल टू डू दिस। क्यों? क्योंकि ना जमींदार इंटरेस्टेड है ना दीवान इंटरेस्टेड है, बेचारा अकेला किसान क्या करेगा? तो हमारे किसानों का सोचिए एक सेकंड के लिए कि क्या सिचुएशन ये लोग कर दिए थे। कौन? दोनों, जमींदार भी और तालुकदार भी और अंग्रेज भी। और थोड़ी सी तो ये बात सोचनी चाहिए थी हमारे लोगों को भी, जो तालुकदार और राजा थे, कि हम अपने लोगों के प्रति ये अत्याचार क्यों करें when they were able to understand this that the fixed amount could not be paid by these farmers. तो कहीं ना कहीं हमने अपनी भी गलती की है जिसकी वजह से भी बिकम कॉलोनाइज्ड। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में देखिए रियोट होता है, उस रियोट के बारे में चर्चा किया गया है कि इन द मेनी विलेजेस ऑफ द बंगाल सम पावरफुल रियोट्स डिड नॉट कल्टिवेट बट इंस्टेड gave out their lands to the others, taking from them a very high rents. In 1806, H.T. Cookburg described the conditions of these under-tenants in Bengal. ये एक्चुअली बंगाल रैयत के बारे में बात कर रहे हैं। कुलबर्ग ऑन बंगाल रियोट, ये रियोट नहीं है, रैयत, जिनको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा यहाँ पर वो है, आपने सुना होगा रैयतवारी। तो वो कि रैयत किनको कहते थे? जो अपने लैंड्स को एक्चुअली दूसरे को दे देते थे और वो एग्रीकल्चर कराते थे, उनके बदले में कुछ रिटर्न लेते थे। इन मेनी विलेजेस ऑफ द बंगाल सम ऑफ द पावरफुल रैयट्स डिड नॉट कल्टिवेट बट इंस्टेड गेव देयर लैंड्स टू द अदर्स अंडर द टेनेंट। ये भी एक टाइप का, जैसे जमींदारी नहीं कह सकते हैं, जमींदारी से नीचे लेवल का एक तरीका होता था। आज भी आप गाँव में सुने होंगे, रैयत दे दिए।
तो इस टाइप से सिचुएशन चल रहा है। हम लोग आगे मूव करते हैं। जो प्रॉब्लम था वो हम लोग ने देख लिया कि परमानेंट सेटलमेंट के क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आप याद रखिए कि परमानेंट सेटलमेंट का जो प्रॉब्लम है 2-3 लेवल का है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ जमींदार को किस टाइप के चैलेंज है, फार्मर्स या टेनेंट्स उनको किस टाइप का चैलेंज है, फिर उसके बाद जो अंग्रेज हैं ब्रिटिशर्स दीवान उनको किस टाइप का चैलेंज है। तो आप इस तरीके से बांट कर लिखिएगा। एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज द चैलेंज ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर, दिस ऑल्सो शुड बी एनालाइज्ड। आगे हम लोग मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी दिया है, व्हाई डू यू थिंक कोलबर्ग इज कंसर्न्ड विद द कंडीशन ऑफ अंडर रियोथ इन बंगाल। ये क्यों कंसर्न्ड है, तो ये आप अपने से अपना दिमाग को थोड़ा सोचिएगा, तब जा कर के आपको और भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। नहीं तो मैं सब चीज़ बता दूंगा तो फिर आपको उस तरीके से रैशनैलिटी नहीं आ पाएगी। आगे मूव करते हैं हम लोग। On the other hand, in the villages, the cultivators found the system extremely oppressive. The rent he had paid to the zamindars was high, and his right on the lands was insecure. To pay the rent, he had to often take a loan from the moneylender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations. तो आप देख रहे हैं किस टाइप का एट्रोसिटीज़ है। दिस इज अ काइंड ऑफ एट्रोसिटीज़। डेफिनेटली उस समय का जो सिचुएशन क्रिएट किया गया था, दे वर नॉट सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी काइंड। और आप जान रहे हैं कि इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम में किस टाइप की अनसर्टेनिटीज़ थी, और उस सिचुएशन में पीपल वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ हेल्प। और अगर किसान कहीं से जा कर के पैसे ले लेता था तो फिर वो पे करना बड़ा टफ होता था। तो वो चेन ऑफ जो बोलते हैं ना, चेन ऑफ उसको पैसे ना दे पाना, उसमें फंस जाते थे। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज दर बढ़ जाता था। और इस कंडीशन में क्या करता था फिर ज़मींदार कि उनका जो सालों से उस जिस लैंड पे काम करते थे उनसे छीन लिया जाता था। महल का को एक्सप्लेन किया गया है इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। महल इज ए रेवेन्यू ई एस्टेट विच में बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। महल क्या है, तो ये रेवेन्यू ई एस्टेट है जो या तो एक विलेज है या ग्रुप ऑफ विलेज है। हम लोग आगे मूव करते हैं। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। अब अलग एरिया में ये लोग दूसरा सिस्टम डेवलप करते हैं। इन बंगाल, ओडिशा एंड बिहार रीजन वी सॉ दैट दे इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट। आगे मूव करते हैं। बाय द अर्ली 19th century many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. क्योंकि वहाँ पर कुछ दिक्कत खामियाँ थी। How could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet the expenses of administration and trade? देखिए इनकी ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंगल माइंडसेट है कि हम कैसे इंडिया से सारा रिसोर्सेस ले जाएं, पैसे ले जाएं और ह्यूज पैसे बनाएं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ द एरियाज इज नाउ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी किसके अंदर आ रहा था उस समय, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल के अंदर। और एन इंग्लिश मैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजे डिवाइज्ड अ न्यू सिस्टम इन विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। देखिए 1793 के बाद दूसरा मेजर चेंजेस कहाँ पर हो रहा है, रेवेन्यू प्रैक्टिसेस में। देन 1882 हु इज़ द नेक्स्ट पर्सन, हॉल्ट मैकेंजे। किस एरिया में, उत्तर प्रदेश के एरिया में। He felt that the villages was an important social institution in the North Indian society and needed to be preserved. Under his direction, collectors went to village, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of the different groups. The estimated revenue of each plot within the village was added up to calculate the revenue that each village महल है जो भी महलवारी में ये क्या कर रहे हैं कि पूरे गांव को, महल को, मतलब रेवेन्यू ई एस्टेट जो है उसको कितना रुपया देना है उसको फिक्स कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सोशल पीपल। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि रिवोल्ट ना हो, ताकि हमारा ऐसा ना हो कि जो मिसमैच कर जाए और हमारे पास रेवेन्यू ना आए। तो वो जो इंडियन सोसाइटी को रीड कर रहे हैं और उनके स्ट्रेंथ के अनुसार चीज़ों को, जो रेवेन्यू गवर्नेंस है उनको मैच करके
इस चीज़ को फिक्स कर रहे हैं। तो सोचिए कि कितना क्लेवरली ये लोग काम कर रहे थे। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पेरियोडिकली एंड नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। जो ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 में वो किए हैं, और इनकी ऑब्जेक्टिव अब क्या है कि हम रेगुलरली इंक्रीज करें अपने बेनिफिट्स को, चाहे इंडिया की सिचुएशन कुछ भी हो। तो महलवारी में ये परमानेंट सेटलमेंट के आइडिया से थोड़ा सा हट करके अपने बेनिफिट के अनुसार अगेन काम करते हैं। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन द जमींदार। अब ये किसको दिया जा रहा है? विलेज हेडमैन। ये जो कॉम्बिनेशन है सोसाइटी का, यही समझिए, जो विलेज के पावरफुल लोग हुआ करते थे, पावरफुल वर्ग था, उनको दे दिए होंगे विलेज हेडमैन को, बिकॉज हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर आप जान रहे हैं किस टाइप से था। आगे बढ़ते हैं। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महलवारी सेटलमेंट। जिस तरीके से महल नाम था और महल का मतलब आप लोग ने जान लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम और इनका आ रहा है मोनरो सिस्टम। द मोनरो सिस्टम में अब लोग क्या ये लोग कर रहे हैं? इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में इनको बहुत सारी खामियां मिली बिकॉज दे वर फर्स्ट टाइम प्रैक्टिसिंग द रेवेन्यू आइडियाज। तो इन लोगों ने साउथ इंडिया में कौन सा स्टार्ट कर दिया? म्यूनरो। हु वाज दैट पर्सन? थॉमस म्यूनरो। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बीपीएससी यूपीएससी में प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछा जाता है। सो बी थॉरो विथ दिस आइडिया। द न्यू सिस्टम वाज डिवाइज्ड एंड केम टू बी नोन एज रैयतवारी। जो हम लोग ऊपर में देखे थे कि किस तरीके से बंगाल में 1793 के समय में कुछ रैयत से जो खुद कल्टिवेट नहीं करना चाहते थे वो टेनेंट्स को दे देते थे। इट वॉज ट्राई टू ऑन द स्मॉल स्केल कैप्टन अलेक्जेंडर रीड in some of the areas that were taken over by the company after wars with the टिपू सुल्तान। ये कहाँ पर इनिशिएट कर रहा है? टिपू सुल्तान के कुछ एरिया में एज अ पायलट प्रोजेक्ट दे आर सीइंग दिस। टिपू सुल्तान कहाँ पर? मैसूर में राज कर रहे थे। मैसूर इज वेयर इन कर्नाटका। एंड आपने देखा महलवारी कहाँ पर? वेस्टर्न यूपी में। परमानेंट सेटलमेंट अपना बंगाल वाले प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा वगैरह में। आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड टू ऑल ओवर साउथ इंडिया। याद रखिएगा, ऑल ओवर साउथ इंडिया। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। अब देखिए, साउथ में ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। एक और भी रीजन है कि साउथ इज नॉट हैविंग दैट मच फर्टाइल लैंड इन कंपेरिजन टू द गंगा यमुना डोआब। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विथ द कल्टिवेटर्स, मतलब रैयत हु हैड टिल द लैंड फॉर जनरेशन, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पार्टिकुलर लैंड को कल्टिवेट करते आ रहे हैं। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue settlement was made। देखिए, सेम थिंग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो ये लोग महलवारी में किए थे, कि सर्वे करना, लैंड को मापना, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके अनुसार रेवेन्यू को फिक्स करना। द Munro thought that the British should act as parental father's figure, protecting the rates and their charge। ये पेरेंटल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रैयट्स, देख रहे हैं ना किस टाइप से साइकोलॉजिकली एंड रैशनली विथ दियर सेलेक्टिव माइंडसेट फूलिंग अस। तो हमें यही चीज़ मैं कहता हूँ आज भी कि देखिए, ब्रिटिशर्स थॉट एंड यूरोपियन थॉट्स, वो सोचते हैं कि जो इंडियन थॉट सिस्टम है वो इन्फेरियर है इन कंपेरिजन। बट रिमेंबर, वी आर नॉट इन्फेरियर। तो हमें इस चीज़ को सीखना है कि एटलीस्ट हमें उनको वो दिखा सकें, आईना दिखा सकें कि साहब जो आप हम लोगों के साथ करना है ना, वी अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट। जिस तरीके से हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने किए, जिस तरीके से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने किए, तो इस चीज़ का वो रहना चाहिए। जिस तरीके से MS स्वामीनाथन ने किए, जिस तरीके से मीना स्वामीनाथन ने की, जिस तरीके से JRD टाटा ने किए। तो आई थिंक दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया शुड हैव दिस, कि हम अपने नेशन के लिए ये कंट्रीब्यूट करेंगे कि यूरोपियंस और किसी भी वर्ल्ड का कोई भी जगह हमें इन्फेरियर ना समझने की कोशिश करें। हम लोग आगे मूव करते हैं। ऑल वाज नॉट वेल विदिन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सेटलमेंट वाज इम्पोज्ड, इट वाज क्लियर दैट
all was not well. Driven by the desire to increase the income from the land, revenue officials fixed too high revenue demand. क्योंकि उनको क्या था, सिंगल मोटिव था कि पैसे कमाना है, और उसके लिए इतना ज़्यादा रेवेन्यू फिक्स कर दिए थे, which was near to impossible to pay by the peasants. Peasants unable to pay, riots fled from the countryside, the villages become deserted in many regions. Optimistic officials had imagined that new systems would transform the peasants into rich, enterprising farmer, but this did not happen. ये पॉसिबल नहीं हुआ, बिकॉज उनकी ऑब्जेक्टिव एक जगह पर सही है. देखिए, ये लिखने वालों ने थोड़ा सा तो वो किया है, थोड़ा सा समझना चाहिए यहाँ पर. जब उनका दिमाग इस चीज़ पे चल रहा था कि हमें इस तरीके से साइंटिफिकली प्लान करना चाहिए, बट वाई दिस पीपल वर नॉट हैविंग द ब्रेन सेट कि अगर यहाँ के फार्मर नहीं है, वो होगा स्ट्रेंथफुल होगा इकोनॉमिकली, कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएगा, आगे कैसे इंक्रीज कर पाएगा. एंड व्हेन दे वर नोइंग दिस थिंग, द आइडिया ऑफ मनी लेंडर्स, कि मनी लेंडर किस तरीके से फार्मर के साथ बिहेव कर रहे थे, तो हाउ इट वाज पॉसिबल कि रिच फार्मर इंटरप्राइजेस हो जाएगा, नियर टू इम्पॉसिबल. दे वर हैविंग दिस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशनल स्ट्रेटजी, जिससे हमें बेवकूफ़ बनाते रहे. अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रॉप्स फॉर यूरोप. अब देखिए, 1765 के बाद जो है, दीवानी मिलने के बाद, ये लोग किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर को भी अपने डिमांड के अनुसार चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. द ब्रिटिशर्स ऑल्सो रियलाइज्ड दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स फॉर यूरोप रिक्वायर्ड. क्यों? इसके पीछे एक और भी रीजन था कि दे वर ब्लडी, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में बिजी थे. इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, दे हैव इन्वेस्टेड दियर लेबर इनपुट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो कहीं ना कहीं खाने के लिए भी तो चीज़ चाहिए, और एट द सेम टाइम अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी तो चाहिए. तो उसके लिए अब क्या कर रहे हैं, इंडिया को वो रिसोर्स प्लेस बना रहे हैं. आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. उनके ये ओपियम एंड इंडिगो देख रहे हैं, इसके ट्रेड को बढ़ाते हैं, इनका ज़रूरत है. द ब्रिटिश persuaded to force the cultivators in various parts of India to produce the other crops such as jute in Bengal. याद रखिएगा, प्रीलिम्स का फैक्ट है. जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर केन इन यूनाइटेड यूपी, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास. तो याद रखिएगा, उस समय का ये कॉम्बिनेशन क्या है. मद्रास में राइस, जनरली ये लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि उस समय इनकी स्ट्रेटजी ये थी. डैट मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम में मद्रास को वो लोग अपना राइस कल्टीवेशन का सेंटर बना रहे थे, और एट द सेम टाइम उत्तर प्रदेश एक, कॉटन के लिए महाराष्ट्र एंड पंजाब पर थोड़ा डाउट होगा, इसलिए पंजाब भी था. तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है. हाउ वाज दिस डन? द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स दैट दे नीडेड. कैसे? तो हम लोग आगे देखते हैं. लेट्स टेक अस अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन. तो देखते हैं इनका प्रोडक्शन का. डज कलर हैव अ हिस्ट्री? यस, कलर ऑल्सो इज हैविंग द हिस्ट्री. तो हम लोग फिगर देखते हैं. ये 5वां 6ठा, ये मॉरिस कॉटन प्रिंट है, ये इंग्लैंड का ओरिजिन का प्रोडक्ट है. ये कलमकारी जो हमारे यहाँ का नील होता था, वहाँ का प्रोडक्ट है. तो देखिए ये कितना लाइट एंड ब्राइट है, एंड ये डल है. तो फिगर में देखते हैं हम लोग क्या लिख रखा है. द इमेज ऑफ द लेफ्ट 5 शोज कलमकारी प्रिंट. और एक कलमकारी कहाँ पर हो रहा है? आंध्र प्रदेश में. ऑन द राइट हैंड साइड द फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस. ये कहाँ पर हो रहा है? 19th सेंचुरी ब्रिटेन में. देयर इज वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स, बोथ ऑफ विच आर रिच blue color commonly called indigo. Do you know how this color was produced? The blue that was seen in these prints were produced from a plant called indigo
ये हमारा यहाँ पर जो वाला है वो इंडिगो वाला है, इनको मिडो वाला है। इनका आगे देखते हैं। लाइक दिस द ब्लू डाई ऑफ मॉरिस प्रिंट इन 19th century Britain manufactured indigo plants cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. याद रखिए ये 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की बात चल रहा है। 19th सेंचुरी में डेट मीन्स 1800 में हम लोग क्या हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और बिगेस्ट सप्लायर हैं किस चीज़ के, इंडिगो के। अब देखते हैं व्हाई द डिमांड ऑफ इंडिगो फॉर इंडियन इंडिगो। जो इंडियन इंडिगो का ब्रांड था वो क्यों इतना ज़्यादा डिमांड में था, हम लोग देखते हैं आगे। द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। जिस तरीके से पिछली बार यूपीएससी में पूछ दिया था जैकफ्रूट किस रीजन में वो होता, कटहल किस रीजन का ये जो है ओरिजिनली पेड़ है, ठीक वैसे ही प्लांट्स ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक। By the 13th century, the Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye clothes. कहाँ पर ये डाई का काम कर रहा है, क्लोथ इंडस्ट्री। आप देखे होंगे कि किस तरीके से उस समय फ्लरिश कर रहा है। हमारे यहाँ पर फ्लरिश्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, लेकिन उसको ये लोग बर्बाद कर दिए और मार्केट अपने यहाँ के मार्केट पे, डेट मीन्स जो ब्रिटेन का यूरोप का मार्केट था, तो डेफिनेटली उसको डाई करने के लिए कलर भी चाहिए एंड दिस वाज इजीली अवेलेबल। तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इंडिगो भी ले जाने लगे। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट्स एंड इट्स प्राइस वर वेरी हाई। यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स therefore had to depend on another plants called wood to make violet and blue dyes. wood जो मैं आपको तभी बता रहा था, वहाँ पर जो प्लांट यूज़ हो रहा है वो क्या है, वुड है जिसका डल कलर है, नॉट लाइक इंडियन इंडिगो जो आपने ऑलरेडी फिगर में देख रखा है। बीइंग ए प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन्स, वुड वाज मोर easily available to the Europeans. It was grown in the northern Italy, southern France and parts of Germany and Britain. Worried by the competition from the indigo, wood producers in Europe persuaded the governments to ban the import of indigo. वो अपने सरकार को मना लेते हैं किस चीज़ में, बैन करने के लिए। क्लोथ्स डायर हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज डायर। अब जो क्लोथ डायर हैं वो किसको प्रीफर कर रहे हैं, वो उसको इंडियन इंडिगो को प्रेफर कर रहे हैं। इंडिगो प्रोड्यूस्ड रिच ब्लू कलर वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वाज पेल एंड डल। इन द 17th century European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo. अब क्या कर रहे हैं, जब जो पर्सन इन्वॉल्व है वो मना कर रहा है तो दे आर अगेन, मतलब कि इंडिगो को इंपोर्ट को शुरू कर रहे हैं। द फ्रेंच बिगैन कल्टिवेटिंग इंडिगो एट सेंट। अब देखिए न्यू थिंग, इसको भी याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपको प्रीलिम्स में कि ये कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस करने लगे। फ्रेंच जो हैं वो सैंट डोमिंगो में, कहाँ पर है, कैरेबियन आइलैंड में। पोर्टुगीज़ कहाँ पे, ब्राज़ील में। इंग्लिश कहाँ पे, जमैका में। स्पेनिश कहाँ पे, वेनेजुएला में। इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो कम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। वो अलग अलग अपने जो कॉलोनियल नेशन था वहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। एंड इवन दिस इंडिगो ट्रेवल टू नॉर्थ अमेरिका। बाय द एंड ऑफ द 18th century द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। 18th century के लास्ट में, डेट मीन 19th century में और भी ज़्यादा हो जाता है। जिस तरीके से कहा गया कि 19th century में वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो अक्रॉस द ग्लोब, इंडियन इंडिगो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्रिटेन बिगैन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपैंडेड ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड्स फॉर क्लोथ्स डाइज। While the demand of the indigo increased, the existing supplies from the West Indies and America collapsed for a varieties of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in the Britain now desperately look for new sources of indigo supply. अब आगे बढ़ते हैं। आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि देखिए किस तरीके से जो इकोनॉमी है उस समय का, दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड
क्लोथ्स, सिल्क एंड कॉटन इंडस्ट्रीज और उसके अलाइंड में चीज़ें जिस तरीके से डाई वगैरह हो गया. नाउ ब्रिटिश टर्न्स टू इंडिया. अब ये faced the rising demand of the indigo in Europe, the company of in India looked for ways to expand the area of indigo cultivation. देखिए जब ही डिमांड बढ़ रहा है तो यहाँ पर तो ये रूल कर ही रहे थे, दीवानी वगैरह सब चीज़ था इनके पास. अब इन ऑलरेडी ऊपर में बताया गया है कि दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स द यूरोप वाज नीडेड फॉर दियर ट्रेड. और ट्रेड में उनका कॉटन और सिल्क इंडस्ट्री क्या है, सेंट्रल पार्ट निभा रहा है. तो उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए, ज़रूरत है इंडिगो. अभी इंडिया में क्या करेंगे, इंडिगो का कल्टीवेशन के लिए फोर्स करेंगे. आगे देखिए किस तरीके से ये कर रहे हैं. From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo became one of the dominant in world market. ये नील की खेती कराने लगे और वो हमारे यहाँ की नील क्या थी, बहुत अच्छा था क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हम लोग पढ़ते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है. अब इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो बंगाल इंडिगो है वो वर्ल्ड मार्केट को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगा. इन 1788 ओनली about 30% of the indigo imported into Britain was from India, and by the 1810 the proportion had gone up to 95%. देखिए किस तरीके से ये विदिन कितना साल हुआ, 10 साल और 10 साल 20 साल, मतलब 22 साल के अंदर 30% से 22 साल में 30% से मूव कर रहा है 95%. सोचिए कि क्या रेस से हमारे लोगों को ये तंग किए होंगे. इमेजिन, इट्स अनइमेजिनेबल. क्या इंडियन लोगों को, इंडियन किसान को तंग किया गया होगा. इसीलिए कॉलोनाइजेशन वाज वन ऑफ द डार्क फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन. हमारे पूर्वज किस तरीके से उसको झेले होंगे. आगे हम लोग मूव करते हैं. बाय द इंडिगो कल्टिवेशन, by the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in the indigo production over the years. Many companies officials left their jobs to look after their indigo businesses. Attracted by the prospects of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India to become planters. देखिए जो बेनिफिट उधर शो कर रहा है उसकी वजह से और जो मूवमेंट है यूरोपियंस का, स्पेशली ब्रिटिशर्स का, और ज़्यादा बढ़ गया. बिकॉज दे वर सीइंग इंडिया को, इसीलिए सोने का चिड़िया कहा जाता था. ह्यूज इकोनॉमी इज देयर इन इंडिया. दे वर जस्ट कमिंग. इवन वो लोग ये सोचते थे कि चलो वहाँ पर किसान भी बन जाएंगे तो बहुत फ़ायदा कमाएंगे क्योंकि इतना महंगा बीज गिरा है. जिस तरीके से आज इंडियंस कनाडा वगैरह में जा करके सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे तो ज़्यादा वो मिलेगा. बट एट द सेम टाइम वी आर कलेक्टिवली फेलिंग टू इंडिया मेक अ हब हाउस ऑफ इकोनॉमी जनरेशन फॉर द ग्लोब. तो हमें इस बात को समझना है. आगे हम लोग मूव करते हैं कि those who had no money to produce indigo could get loans from the company and banks that were coming up at the time. ये क्या शो करना चाह रहा है, ये इंडिकेशन ये भी दे रहा है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज कमिंग इन इट्स सीन, न्यू सिस्टम ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. बैंक्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंपनी ये दे रही, बट इससे हमें लॉस होता है. लेट्स सी हाउ. आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड इंडिगो, ये हम लोग फिगर को देख लेते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है. द स्लेव रिवोल्ट इन सैंट डोमिंगो कैरेबियन आइलैंड में है इन अगस्त 1791. पेंटिंग बाय जानुअरी सैचुडोस्की. इसमें क्या दिखा रहा है कि इन द 18th century the French planters produced indigo and sugar in the French colony of Saint Domingo in Caribbean island. The African slaves who worked in the plantations rose in rebellion in 1791. ये देखिए किस तरीके से वहाँ पर दिखाना चाह रहा है कि किस तरीके से जो इवन अदर कॉलोनियल नेशंस थे वो अंग्रेज़ों के, जो यूरोपियन नेशंस थे उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं. अपने जो इंटरनल वो है उनके अंदर भड़ास, उसको शो कर रहे हैं कि नो यू आर डूइंग रॉन्ग विथ अस. तो
आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाउ डिड इंडिगो वाज कल्टिवेटेड। अब इंडिगो कल्टीवेशन में दो टाइप की सिस्टम था, एक को कहते थे निज और एक को कहते थे रियोत, इसमें बांटा हुआ है। निज का मतलब आप समझते होंगे, निज निज मतलब अपना, एक हिंदी टर्म है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डैट इज डायरेक्टली अंडर कंट्रोल, द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन द लैंड डैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, मतलब प्लांटर के डायरेक्ट कंट्रोल में है उसको निज बोलते थे। रैयत जो इन डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, जबकि हैड लेबरर के थ्रू कराया जाता था, जो कंसेप्ट रैयतवारी का था वही। तो दिस वर द टू प्रोसेस। अब दोनों के साथ जो है कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, वो दिक्कत क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। द प्रॉब्लम्स विद द नीज कल्टिवेशन, द प्लांटर्स कुड find it difficult to expand the area under the niche cultivation. Indigo could be cultivated only on fertile lands, देखिए only on fertile lands, and these were already densely populated। और जो एरिया था नॉर्थ बेल्ट, गंगा यमुना डोआब, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा densely populated था। only a small plots scattered over the landscape could be acquired. The planters needed large areas in the compact blocks to cultivate the indigo plantation. Where could they get such lands from? अब ऐसे लैंड्स कहाँ पर उनको मिलेगा? तो डेफिनेटली उसके लिए और भी एरिया इंक्रीज करने पड़ेंगे, जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं। Nor was the labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate. आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम दूसरे जगह मोबिलाइज करना चाहेंगे तो हमें लेबर वगैरह सब चीज़ चाहिए, और उसके लिए लेबर का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना भी डिफ़िकल्ट है। अगर हम दूसरा एरिया भी लेते हैं तो वहाँ से हमारा जो राइस कल्टीवेशन है, जो स्टेबल फूड है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। एंड द लेबर नीडेड प्रिसाइजली एट द टाइम ऑफ व्हेन peasants were usually busy with their rice cultivation। एक और भी चीज़ कहना चाह रहा है कि जो कल्टीवेशन टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा था राइस कल्टीवेशन से। तो जो हमारा स्टेपल फूड है उसको डायरेक्ट वो कर रहा था, और हमारे स्टेपल फूड के लिए भी जो जगह था वो कम पड़ता और कम पड़ रहा था इस एक्टिविटी की वजह से। आगे हम लोग पढ़ते हैं, निज कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्लॉज एंड बुलक्स। डेफिनेटली निज कल्टीवेशन के लिए आपको वो तो चाहिए ही कि एक खेत को जोतना है अपना है तो 2 बैल कम से कम तो चाहिए ही, और एक प्लॉ चाहिए। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर 2 प्लॉज कह रहा है, और डैट मीन्स 4 गो बैल चाहिए। फिर अब दिस मीन्स दैट द प्लांट्स विथ 1000 बीघास वुड नीड 2000 प्लॉज इन्वेस्टिंग। ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है कि हमारे पास उतनी वास्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं था, मैन बेस्ड लेबर करना था, तो ऑलरेडी इट वाज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू मैनेज विथ दिस प्रोडक्शन जितना ये डिमांड कर रहे थे। टिल द लेट 19th century द प्लांट्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट इन एक्सपेंडिंग द एरिया अंडर द नीच कल्टीवेशन। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। द रेस्ट वॉज अंडर अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन, डैट इज रैयत सिस्टम। डैट मीन्स दोनों चीज़, 25% क्या था आपको नीच कल्टिवेशन के थ्रू था, लेस देन 25%, और जो 75% वो किसके थ्रू था, तो ये आपको रैयतवारी के सिस्टम के थ्रू था, इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ द रैयत्स। अब ये किस तरीके से काम कर रहा था देखिए, अंडर द रैयत सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रैयत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। आप देख रहे हैं कि किस टाइप का एट्रोसिटीज इवन द इंडियंस जमींदार्स वाज डूइंग, इवन द रैयत्स वर डूइंग विद दिस पीजेंट्स। ये दयनीय था। आप सोच करके देखिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा कि पीजेंट्स की क्या सिचुएशन होता है और ये किस तरीके से कर रहे हैं। बट द लोन कमिटेड बाय द रैयत्स टू कल्टिवेटिंग द इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग, द प्लांटर्स प्रोवाइडेड सीड एंड ड्रिल्स। तो ये हम लोग आगे देखते जा रहे हैं। ये देखिए, आपको ये खुद से पढ़ना है, हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड, कि इसमें प्रोसेस दे रखा है कि किस तरीके से वो प्लांट्स को काट करके लाते थे। वैट नाम का एक जगह होता था जहाँ पर एक कलेक्ट करके रखते थे, फिर उसको इस डंडे से पीटा जाता था, और पीट करके फिर उसको फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल्स में रख करके, और ये लास्ट स्टेप होता था जहाँ पैकेजिंग वगैरह हो जाता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो when the crop was delivered to the planters after the harvest, ये सेम चीज़ है जो आपको मैं बता रहा था और कहीं ना कहीं उस फिगर के साथ कंबाइन किया गया है। There was other problems too. The planters usually insisted that indigo be cultivated
इन ऑन द बेस्ट सॉइल, ये भी एक बहुत बड़ा वो था कि जब बेस्ट सॉइल पर हम ये प्लांटेशन का काम कर देंगे तो हमारा स्टेपल फूड कहाँ जाएगा, बट दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी सिचुएशंस था। अब हम लोग देखते हैं द ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर इन 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo, a rebellion spread। अब हमारे जो रैयत थे वो भी इफेक्टिव हो रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन किसका था, तो फार्मर्स का, उसमें भी किसका, वुमेन फार्मर्स का। आगे हम लोग बात देखते हैं। अब यहाँ पर रैयत जो हैं वो मिल करके प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। रैयत swore they would no longer take the advances to sow the indigo nor be bullied by the planters। लाठियाल्स हुआ करते थे, लाठी wielding strong men maintained by the planters। अब हम लोग 1859 का ही देख रहे हैं। इन 1859 the indigo riots felt that they had the support of local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा ऐसा बन रहा है कि व्हेन एवरीवन इज गेटिंग अफेक्टेड निगेटिवली, फार्मर्स 100% हो रहे थे, रैयत 75% हो रहे थे, जमींदार भी 80% हो रहे थे, तो सभी एक कहीं ना कहीं एक चेन बन गया था इंडियन सोसाइटी में, जो हायरार्की था फार्मिंग में, तो वो सारे अफेक्ट हो रहे थे। समवेयर दे वर सपोर्टिंग, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इन मैनी विलेजेस हेडमैन who had been forced to sign the indigo contractors mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with लाठियाल्स। ये लाठियाल्स कौन थे, वही जो जमींदार के साथ सिक्योरिटी एंड ऑल प्रोवाइड करते थे, तो उनके साथ प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लड़ाइयाँ भी हो रही। द इंडिगो पेजेंट्स ऑल्सो इमेजिन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। अब इंडिगो पीजेंट्स को जिस तरीके से वो किया गया था, डैट मीन्स फॉल्स ऐसे एजम्पशन दे दिया गया था, तो ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बड़े प्लांटर्स हैं उनके अगेंस्ट हमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। बट कहे का हेल्प, ये लोग इनका क्या कहा जाए, ये तो इनका सिंगल ऑब्जेक्टिव था टू गेट द बेनिफिट। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 the British government was particularly worried about possibilities of another popular rebellion, क्योंकि ये लोग देख रहे थे somewhere across the permanent settlement, और जिस तरीके से एरिया एक्सपेंड कर रहे थे तो चीज़ें गड़बड़ा रहा था। और भी चीज़ था, not only this, during this time period even other kind of plantations they had started in different areas of, जैसे कॉफ़ी टी जिस तरीके से बताया गया, तो ये अलग अलग रीजन में और भी प्लांटेशन कर रहे थे। तो डैट मीन्स की जो एग्रीकल्चरल कॉम था वो पूरा का पूरा इनसे बहुत ज़्यादा तंग था। ये इस टाइप के एट्रोसिटीज़ कर रखे थे अपने बेनिफिट्स के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर told to the region in the winter in 1859 that it saw the tour of the sign of the government sympathy for their plight। लेकिन ये सब दिखावेबाजी का चीज़ चल रहा था। Ashley Aden issued a notice stating the riots would not be compelled to accept indigo contractors. Words went around the Queen Victoria had declared that indigo need not be sown. Aden was trying to placate the peasants and control the explosive situations, but his action was read as support for the rebellion। आगे हम लोग बढ़ते हैं। As the rebellion spread, ये क्या कहना का चाह रहा है कि somewhere 1857 also become a tool, a reality, जिससे कि अंग्रेज़ों को एक साइकोलॉजिकली और वो डरे भी कि कहीं ऐसा ना हो कि नील विद्रोह भी हो जाए, उसका डर था इनको, इसलिए थोड़ा सा पहले से ये नरम हुए। आगे हम लोग मूव करते हैं। Worried by the rebellion of the government brought in the military to protect the planters from assault and set up Indigo Commission to inquire into the system of the indigo production. The commission held that the planters guilty and criticized them to coercive method they used with indigo cultivators. It declared that indigo production was not profitable for ryots. The commission also asked the ryots to fulfill their existing contracts, but also told they could refuse to produce the indigo in the future। अब ये इनको डर था, इसकी वजह से ये चीज़ हुआ, ये नहीं कि ये अपने आप से कर रहे थे। तो दिस वाज द आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ इंडिगो रिप्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। जब ये रिवोल्ट होता है तो इंडिगो प्रोडक्शन, क्योंकि इनको छूट दे दिया जाता है कि आप चाहे तो करें चाहे नहीं तो नहीं करें, तो इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स कर जाता है। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर
ऑपरेशन टू बिहार। अभी उधर से किधर मूव करके आ जा रहे हैं, बिहार, चंपारण वाला एरिया में। अब इधर देखिए चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, इन सब के एरिया में। When Mahatma Gandhi returned from the South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit चंपारण। और उनका आप लोग नाम बताइएगा कि वो कौन से इंसान थे जिनके कहने पे महात्मा गांधी इधर आते हैं। महात्मा गांधी विजिट in 1917 marked the beginning of चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो ये पढ़ाने के पीछे सिर्फ ये था कि कहीं कहीं पे आपको हमने डिटेल्ड में कवर करने का कोशिश किया है, ताकि आप एनसीईआरटी को कैसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है उसे समझें। ये बहुत ज़रूरी है। जब इसे आप समझिएगा तभी जा कर के आपको फ़ायदा होगा। बिकॉज मैंने पहले से भी कहते आ रहा हूँ कि बीपीएससी एग्जामिनेशन और इवन यूपीएससी एग्जामिनेशन इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। Your mains, pre and interview, all three skills should develop simultaneously and accordingly to the demand of the examination. Thank you for watching this and ये एक लंबा वीडियो बन गया because the content is huge। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से कि कम बने। Thank you.